राइट क्लिक, ओपन विद एडोब रिव्यूअर। सही है। मज़ीद चीज़ें ओपन करनी है, PSD भी ओपन करनी है और CSS भी कोड। इस HTML कोड में आए जहाँ पे CSS अटैच हुई हुई है और जहाँ पे CSS का नाम है, कर्सर को वहाँ पे रखें और Ctrl+D प्रेस कर दें, ओपन हो जाएगी। जावा स्क्रिप्ट की फाइल हो वो भी इसी तरीके से ओपन होती है, CSS हो वो भी। कर्सर रखें और Ctrl+D। सही है। Ctrl+T से स्विच कर रहा है। सही, Ctrl+T से HTML CSS, Ctrl+T। भाई Ctrl+D से तो CSS ओपन होती है, सही है, और Ctrl+T से स्विच होता है वो। ये दो अब CSS पे आ गया, Ctrl+T HTML पे आ गया। सही। उसके बाद हम अपनी PSD ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये हो गया था। अब हमें बनाना है सर्च। सर्च में टेक्स्ट पे क्लिक हो, टाइप हो, इंटर प्रेस करने पे भी सबमिट हो और बटन प्रेस करने पे भी सबमिट हो। सबसे पहला काम मैं ये हटा देता हूँ, पहले मुझे बैकग्राउंड चाहिए। सही है। राउंडेड कॉर्नर से मैंने, क्योंकि ये CSS में नहीं बनता राउंडेड, 3 में तो बनता है, 2 में नहीं बनता। कंट्रोल एंटर, कॉपी, कंट्रोल एंड न्यू और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट कर दिया। इसे हम कौन से फॉर्मेट में लेके जाएंगे? PNG। डेस्कटॉप पे फोल्डर है 7 to 9 HTML इमेजेस सर्च। ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ चाहिए होगी? बटन। क्योंकि PSD है, कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा जिस लेयर पे ये मौजूद है, Ctrl+Shift+C कॉपी करूँगा, कंट्रोल एंड न्यू और पेस्ट। इसे भी PNG, Ctrl+Alt+Shift एज सेव। सही। ये कुछ चीज़ें मैंने सेव कर ली। अब आते हैं यहाँ पे। हम ये चाहते हैं जब हम इसमें ये सारी चीज़ें रखें, कर्सर टाइप हो, लिखा भी जाए और सबमिट भी हो, तो ये सारा काम फॉर्म के ज़रिए होता है। अब क्योंकि ये भी नेविगेशन में ही है और नेविगेशन बनी हुई है ID में, तो मैंने कहा नेविगेशन में फॉर्म का टैग आए, तो मार्जिन तो होंगे 0, पैडिंग होगी 0, विद 1
153 और 32, 153 पिक्सल और हाइट 32 पिक्सल। अभी मैं देखें इसको सिर्फ समझाने के लिए बैकग्राउंड कलर में दिखा रहा हूँ, बाद में मैं इसमें इमेज रखूँगा। नेविगेशन में कर्सर रखा मैंने, ऊपर फॉर्म है, फॉर्म का बटन है, जैसे ही फॉर्म इंसर्ट हुआ वो यहाँ पे आ गया। अब ज़रा कोड में देखें कहाँ पे आया है फॉर्म, यूएल के अंदर। हमने क्या बोला था, नेविगेशन के अंदर। तो मैं या तो कट और पेस्ट कर लें या सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप नेविगेशन पे ले यूएल से। अब ये आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो लेफ़्ट पे ही आती है। फ्लोट राइट, ऊपर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपने नेविगेशन बनाते वक्त पैडिंग डिफाइन करी थी। इसको जब नीचे लाए थे हम टेक्स्ट को तो पैडिंग डिफाइन करी थी, तो इस वजह से वो, या तो मैं नेविगेशन के भी दो हिस्से बनाता, ये अलग रखूँ ये अलग, सही है। तो मेरे पास तकरीबन बराबर ही गैप है दोनों का। थोड़ा सा है, तो या तो मैं एक काम करूँगी, इस नेविगेशन का जो पैडिंग है 25 पिक्सल है, सही है। इसे क्या करें, कम कर देते हैं, ज़रा 15 करते हैं, चेक भी करते हैं, सही है, ताकि ये अरेंज हो बेहतर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे भी सेट करना है। डिज़ाइनिंग में ये देखना है कि इसके राइट साइड पे कितना गैप है। तो तकरीबन 25। तो कहाँ पे देना चाहिए पैडिंग या मार्जिन? फॉर्म के बाहर गैप देना है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं तो फिर मैं कहता भाई इसमें पैडिंग कर दो, अभी तो फॉर्म के बाहर गैप है, सही है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इसे बता दिया कि फॉर्म की विधि होगी, कलर मैंने दिखाया था बताने के लिए। अब मैं लेके आ जाता हूँ इसमें URL HTML सर्च, और मैंने कहा अगर थोड़ा सा भी फॉर्म की विड्थ बड़ी है तो ये रिपीट ना हो, ठीक है। ये फॉर्म का बैकग्राउंड है, पर अभी हम इसमें लिख नहीं सकते, सही है, लिख नहीं सकते। लिखने के लिए तो हमें टेक्स्ट चाहिए होगा। ये लिखना चाहें तो लिख लें, आज का स्क्रिप्ट है ये, सही। अभी इससे आगे भी और। अब क्या होना चाहिए, इनपुट, फॉर्म में टेक्स्ट, सही है, ये आ गया। पर ये तो अपनी ओरिजिनल विड्थ और हाइट में आया, सही है, और इसको इसके अंदर लाना है। नेविगेशन में
फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आता है इनपुट, मार्जिन 0, पैडिंग 0, विद, यहाँ तक तो नहीं होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी बनेगा, यहाँ से लेते हैं हम, वन 107 और 19, विद 107 पिक्सल, हाइट 19 पिक्सल, बैकग्राउंड क्या देना है, अभी तो पहले से कंट्रोल तो देखें क्या आया कि ये हुआ भी है नहीं, उस पर और हाइट हो गया, फ़र्क पड़ा है इससे। अब इसे अरेंज भी तो करना है। अब दो तरीके हैं, एक तो अंदाजे पे काम किया जाए, और हमने लास्ट टाइम बात करी थी फायरबग की। फायरफॉक्स में एक टूल होता है फायरबग, इसका क्या काम होता है कि जो भी स्क्रिप्ट है HTML में या CSS में, उसमें आप डिज़ाइन टाइम पे चेंजेस करके देख लें। किस में चेंजेस करनी है मुझे, इसमें फॉर्म में, क्लिक करा, ये रहा फॉर्म, हाँ ये भी प्लग है, फायरबग, बग टॉप से कितना होना चाहिए, मैंने कहा 5 पिक्सल, राइट बॉटम लेफ्ट 6 पिक्सल, सही है। तो मैंने यहाँ पे रन टाइम पे चेक करके देख लिया कि फॉर्म में अगर मैं पैडिंग दूंगा 5 और 11 तो तकरीबन ये रिज़ल्ट आएगा। ये यहाँ पे सेटिंग चेक करने के लिए होता है, सेव नहीं करता, ये सेव नहीं करता। आसान काम क्या करूँ मैं, ये वैल्यू को कॉपी कर लूँ, CSS फॉर्म की पैडिंग में पेस्ट कर दूँ। अब जितनी मैंने बढ़ाई है उतनी वो उसकी विड्थ और हाइट भी बड़ी है, सही है। पर इसको इसके साथ मैच करना है कलर, ये तो वाइट होता है। मैंने यहाँ से लिया इसका कलर कोड, इसको किया कॉपी, इनपुट में बैकग्राउंड कलर पेस्ट, पेस्ट हो गया, पर अब प्रेस हुआ है। बॉर्डर नन, इंटर करने पे भी सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ डिज़ाइन। इसको फॉर्म में लेना इस वजह से ज़रूरी था कि ये काम करने के लिए अगर मैं क्लाइंट को देता कि भाई ये सारा चीज़ें बना के, वो देखता कहता ये क्या है, सबमिट नहीं हो रहा, डेटा कहाँ जाएगा, डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाएगा, डेवलपर थोड़ी करेगा ये काम सही, ये डिज़ाइनर की जिम्मेदारी है, डेवलपर की थोड़ी है। डेवलपर तो इसके पीछे कोड लगा देगा कि भाई यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया है वो गूगल या किसी और पे जाके सर्च कर लो, सही है। और अगर मैं उसे सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स फील्ड दे दूँगा, वो तो कहेगा इंटर करने पे सबमिट क्यों नहीं हो रहा, सही है। तो डिज़ाइनर की जिम्मेदारी है, रिजेक्ट हो जाएगी ये वेबसाइट। फिर बटन चाहिए यहाँ पे, और बटन के ज़रिए भी अगर इमेज है
तो इमेज फॉर्म सबमिट नहीं करता, सबमिट सिर्फ सबमिट का बटन ही करता है। इमेज पे तो मैं लिंक दे दूंगा कि भाई गूगल पे चले जाओ या इस पे, फिर मुझे सर्च में खुद लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं काम करना। अब ज़रा नई चीज़ देखें, मैंने कहा मेरे पास एक आईडी है नेविगेशन, उसमें है फॉर्म, और फॉर्म के अंदर डॉट सबमिट। अब मैंने क्या काम करा, मैंने आईडी के अंदर एक क्लास बना दी यूनिक करने के लिए। क्लास के अंदर आईडी बन सकती है, आईडी के अंदर भी क्लास बन सकती है, सही है। क्लास के अंदर भी सब क्लासेस बन सकती हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। मैंने इसे क्लास बनाया इस वजह से क्योंकि ये आईडी में नहीं चलता, तो इसको क्लास में ले जाना ज़रूरी था। मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ क्या होगी, बटन अगर मैं लूँगा तो बटन तो अगर नेविगेशन क्लास में होती तो क्लास के अंदर भी डॉट सबमिट की क्लास बनानी पड़ती, सही है। अब अगर मैं ये सबमिट का बटन ले रहा हूँ तो ये तो अपनी ओरिजिनल विड्थ और हाइट में आ रहा है, और मुझे इसमें ये वाली चीज़ चाहिए। ये बटन मैंने सेव किया था ना, गो का बटन, बंद कर दिया। इसे ओपन करा लेते हैं क्योंकि विड्थ और हाइट हमें उसी की चाहिए। ट्वेंटी 26 और 19 विड्थ 26 पिक्सल, हाइट 19 पिक्सल, बैकग्राउंड URL गो नहीं, देखें बटन के ऊपर मैं लिख सकता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसा बटन लिया है जिसके ऊपर गो लिखा हुआ ही है इमेज में ही। अब मैं क्या करूँगा, अब ये तो सबमिट है ना, मैं चाहूँ तो वहाँ से बग़ैर उसके बटन के वो लेता इमेज के, और यहाँ पे वैल्यू में गो लिख देता, सही है। ये मैंने बटन पे क्लिक करा है। अब ज़रा प्रॉपर्टी पे, आईडी के अंदर क्लास है, आईडी तो HTML में पहले ही कॉल हो चुकी है। अब जो क्लास के अंदर क्लास बनती है या आईडी के अंदर क्लास बनती है, उसे अप्लाई कराना पड़ेगा। क्लास आ रहा है, सबमिट। क्योंकि पहले इस पे गो लिखा हुआ है, इस वजह से मैं कोड के ज़रिए आके इसकी जो वैल्यू है वो 0 कर देता, ख़त्म कर देता। इंटर से तो हो ही रहा था, सही है। ये तो जाहिर बात है, देखो ये तो चीज़ समझ में आती है ना कि भाई बटन है सबमिट का। अब ये तो ओरिजिनल टूल्स हैं, इनकी अपनी एक शेप है, इनकी अपनी शेप है, इनकी अपनी एक हाइट है, इनका अपना एक स्टाइल है। हमने खुद चेंजेस करनी है तो वो कैसे होंगी। सही है। अब इस बटन को हमने CSS में, जिस तरह
टेक्स्ट बॉक्स को हमने कंट्रोल करा है, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हुआ है उसी तरीके से ये भी कंट्रोल होना चाहिए, सबमिट। तो इसका भी एक नाम होता है कोड में, जब ये आता है तो इसका नाम भी टाइप सबमिट होती है। इस वजह से मुझे सबमिट लिखा, XYZ नहीं लिख सकता था, क्योंकि इन टूल्स के जो नेम्स हैं उन्हीं को कॉल कर सकता हूँ मैं CSS में, अपने नाम नहीं बना रहा हूँ मैं। सही है। मैंने कहा कि भाई नेविगेशन तो एक डिव है ही, उसमें फॉर्म आ गया है, फॉर्म के अंदर बटन होगा तो वो फॉर्म को सबमिट करेगा ना। तो मैंने कहा फॉर्म के अंदर एक क्लास बना दो डॉट सबमिट की। डॉट सबमिट इस वजह से ताकि वो बटन का नेम रहे, ठीक है। मार्जिन जिसका 0, पैडिंग जिसकी 0 हो, विड्थ उतनी रखी है जितनी उस इमेज की है, सही है। हाइट उतनी ही रखी है जितनी उस इमेज की है। उस सबमिट के बटन पे, उस पर तो कलर है, मैंने कहा बैकग्राउंड पे ये इमेज ले आओ। बटन मेरे पास मौजूद था, बटन मेरे पास मौजूद था, क्लास आ रही है यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे जितनी क्लासेस होंगी वो आ जाएंगी, सही है। जैसी वो क्लास अप्लाई हुई, बटन की हर चीज़ उसी स्टाइल में हो गई जो आपने डिफाइन किया था, बस। और आपने उसके ऊपर, क्योंकि बटन के ऊपर सबमिट का टेक्स्ट लिखा हुआ होता है पहले, तो आपने उसे कोड में आके नल कर देना, बिल्कुल इस तरह कोई भी वैल्यू नल हो जाती है, उसी तरीके से वैल्यू नल कर। ठीक है, ये पुश बटन नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सही है, गो के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसे यहाँ से डिलीट करा, क्या वो हटा? वो सिर्फ कोड से, बल्कि आपकी क्या हुआ, वैल्यू हट गई। तो इस वजह से कुछ काम हमें लाजमी ही कोड में ही करना पड़ता है। इस वजह से कोड की भी बहुत अहमियत होती है, हर चीज़ डिज़ाइन टाइम पे नहीं कर सकते हम। कोड में है ना, ये CSS है। HTML में हमने कुछ नहीं लिया, HTML में तो ये फॉर्म आ चुका है ना, हर चीज़ फॉर्म के अंदर। ये हमने यहाँ से हमने क्लास अप्लाई करवाई नहीं, ये हमने जब यहाँ पे कॉल करा तो वो इसके अंदर क्लास हुई है, सही है, फॉर्म के अंदर आई है, ठीक है भाई। सबमिट के बटन पे कोई इफेक्ट नहीं लगाते, अगर आप इमेज लगवाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, सही है। पर उसके लिए आपको फिर पूरे प्रोग्रामिंग का क्राइटेरिया अलग करना पड़ेगा। दोबारा बता दो, आज हमने स्टार्ट करा है फॉर्म से, सही है, क्योंकि हम बना रहे थे सर्च बार, ठीक है। मैंने एक फॉर्म बनाया क्योंकि मुझे चाहिए था सर्च बार जिसमें लिखा जाए, इंटर करने पे गूगल या जिस पे साइट पे वो सर्च करके ले आए, उस साइट पे जाके लिखना ना पड़े, सही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर्म में। तो मैंने कहा एक फॉर्म बनाए जिसकी विड्थ इतनी हो, जिसकी हाइट इतनी हो, सही है। विड्थ और हाइट मैंने कहाँ से ली? जितनी मेरी डिज़ाइनिंग में सर्च बार थी, सही है, उसे मैंने सेलेक्ट करके जितनी मुझे ज़रूरत थी, ठीक है। और उस इमेज को मैंने बैकग्राउंड पे कॉल कर लिया, किसके बैकग्राउंड पे? फॉर्म के। तो फॉर्म के बैकग्राउंड पे आने के बाद, ठीक है, उसका स्टाइल हो गया था ये। हमने कोड में देखा कि अप्लाई कहाँ पे हुई है, ये अप्लाई हुई है UL के अंदर, ड्रैग करके लाए और ड्रॉप। डिज़ाइन टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं कि कर्सर जहाँ पे रखा है वो चीज़ वहीं पे आ जाए,
ये कोड को भी चेक करना पड़ता है आगे वो उस जगह पे है या नहीं है। सही है, ये हुआ। उसके बाद हमें इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था जिसमें लिखा जाए। तो ये जो फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड है इसका नाम होता है इनपुट, टैग इसका इनपुट होता है। तो मैंने कहा ये भी फॉर्म में आएगा, तो मैंने कहा नेविगेशन में फॉर्म है, फॉर्म में इनपुट होगा, उसका मार्जिन पैडिंग 0। उस टेक्स्ट बॉक्स की तो विड्थ बहुत बड़ी हो सकती है, हाइट भी कुछ भी हो सकती है। मुझे तो इतना एरिया चाहिए था कि वो इसके अंदर आ जाए बस, क्योंकि साइड में मुझे बटन भी लगाना है। तो मैंने इतनी विड्थ और हाइट देख ली और ये बताया कि जब इनपुट आए तो उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। इनपुट का कलर वाइट होता है तो मैंने यहाँ से कलर कोड ले लिया और उसे बैकग्राउंड पे उसके पेस्ट कर दिया। बॉर्डर नन रखे ताकि वो बिल्कुल फ्लैट होके नज़र आए, उसके कोई बॉर्डर ना हो। तो कर्सर मैंने रखा और इंसर्ट कर दिया। अब ये देखें ये भी बाहर ही है, कर्सर मेरा यहाँ पे था वो बाहर था, इसके अंदर रखें, अंदर होना चाहिए क्या किसी भी लोकेशन पे। डिज़ाइन टाइम पे आ रहा है बॉर्डर, डिज़ाइन टाइम पे तो शो करना है चीज़ों को। सही है। और इंटर करने पे सबमिट भी हो रहा है क्योंकि ये फॉर्म में है। अगर ये फॉर्म में नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता इसमें। उसके बाद हमें साइड में बटन भी चाहिए था, तो हमने जब बटन इंसर्ट कराया सबमिट का तो वो काफ़ी बड़ा था, अपने ओरिजिनल विड्थ और हाइट में था। हमने कहा ऐसे भी CSS में। नेविगेशन में हमने कहा फॉर्म है, फॉर्म में सबमिट आएगा, डॉट सबमिट, एक क्लास बना दी। सही है। उसका मार्जिन पैडिंग उसकी विड्थ और हाइट उतनी रखी जितनी के हमें उस बटन की चाहिए। हमें तो ये बटन लगाना है जिससे प्रेस करने पे सबमिट होगा फॉर्म। विड्थ और हाइट हमने उतनी दी और सबमिट के बैकग्राउंड पे हमने वो गो का इमेज ले लिया। सही है। यहाँ पे बटन इंसर्ट करने आने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लास को हमने अप्लाई करवाया तो वो अपने ऑटोमेटिक स्टाइल में आ गया। ये यहाँ से नीचे है, ये तो देखिए डिज़ाइन टाइम है। ठीक है, अब पैडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब कितना नीचे आ रहा है वो देख लें आप। मैंने फुल जूम कर दिया, बॉर्डर से देखें आप। कुछ प्रॉब्लम लग रही है? इमेज इसके ऊपर इंसर्ट नहीं कर सकता था, इसका बैकग्राउंड हो सकता था। किससे नहीं? इससे। वो तो मैंने बताया ना कि आपने ऊपर की पैडिंग डिफाइन करी हुई है इतनी, क्योंकि देखें हाँ ये डिज़ाइनर है, ये मैंने आपको इसी वजह से तो यहाँ पे बताया था कि टेक्स्ट का साइज़ कुछ और है। अगर मैं टेक्स्ट से नापूंगा तो टॉप कुछ और है 24। अगर मैं इससे नापने गया, ये डिज़ाइनर का काम होता है, दोनों को एक ही रखना चाहिए था। उससे हाइट 18 है। सही है, तो अलग अलग नहीं डिफाइन करना चाहिए था। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सबको एक साथ लेना है तो यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेगी। अब ज़रा कितनी नीचे हो सकता है वो देखते हैं। फायरफॉक्स, ये सारा काम आपको इसकी पैडिंग में करना पड़ेगा। टॉप 15 है, 10। अब क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट तो बढ़ानी पड़ेगी ना। सही, 33।
सही है। अब आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा फिर 12 सही है। इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वैल्यू को कॉपी करना पड़ेगा। पेस्ट हाइट क्या थी? सही है। तो आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ों को बनाना है। अगर एक सा गैप रखना है तो एक, वरना क्या होगा अगर इसकी हाइट अलग है इसकी हाइट अलग है तो इस नेविगेशन में भी दो हिस्से बनाएंगे, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, एक में लिंक्स और दूसरे में सर्च। सही है। कहाँ पे? ये अगर हम क्लिक अगर इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड रखना है तो फिर तो जावा स्क्रिप्ट जैसे लिखा हुआ आता है ना टेक्स्ट, क्लिक करने पे हट जाता है। अब दो तरीके हैं, या तो अगर इसके पीछे आपको इमेज रखना चाहते हैं तो इस इनपुट का बैकग्राउंड दे दिएगा। नहीं नहीं, क्लास नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो इनपुट आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट तो इसी में आएगा तो इसका कलर के बजाय इमेज कॉल कर लिएगा। क्योंकि ये बटन है, ये इनपुट है, ये अगर मैं डायरेक्ट लेता तो ये कभी भी नहीं सही चलता, देख रहे हैं। हालांकि सबमिट तो आया है, इस वजह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ख़ास फॉर्म में ही लेके जाना पड़ता है। पूरे फॉर्म के सारे एलिमेंट्स नहीं है, जैसे इनपुट की कोई क्लास नहीं बनानी पड़ी, पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लास में ले जाना पड़ेगा, ये ज़रूर। इनमें से बटन एक है और उसमें से ऑप्शन भी हो सकते हैं, सही है, और स्प्रे भी हो सकते हैं, और वैल्यू से ज़ीरो करना है बस। ठीक है, तो ये हुआ नेविगेशन। अच्छा एक और काम कर लेना आज, बस सिर्फ हेडर ले लेना। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं इसके डिज़ाइन में। इस टेम्पलेट की विड्थ कितनी थी पेज की? सही है, 960। इमेज, ये हेडर चाहिए इमेज का। $960 सही है। अब ज़रा देखें, ये जिस शेप पे बना है, CSS बना हुआ है ना, ये क्या दे रहा है? सही है, क्योंकि ये शेप पे है, शेप हमेशा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड रखती है। जैसे देखें, अगर मैं शेप लेयर से कुछ बनाता हूँ, एक पिक्सल का ये इसका अपना बैकग्राउंड होता है, बॉर्डर्स होते हैं, तो ये होता है। अब हमें अपना वही साइज़ लेना है जो हमारे पास मौजूद है, यानी कि 960।
अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे को इमेज में ले जाऊंगा, मैं सिर्फ वो चीज़ें लेके जाऊंगा, सही है, जो नहीं बन सकती CSS में, मैं उन चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर, टेक्स्ट, बटन, डिज़ाइन कोई भी हो, इसमें जुमला वगैरह का या ब्लॉग वाला नहीं है चक्कर कि ब्लॉग के लिए तो ये ज़रूरी है कि भाई आपको डिज़ाइन भी बहुत ज़रूरी है, ब्लॉग वाला डिज़ाइन होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है। ठीक है, अब मैं इसे इमेज लेके जाऊंगा, इसकी वजह यहाँ पे हल्का सा शेड है लाइटिंग, तो ये मैं नहीं, वहाँ पे CSS में नहीं बन सकता ये। दूसरा इसके बॉर्डर्स हैं। किसका बना तो दिया वो जो लिखा हुआ जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट है, वो CSS में नहीं बनता, बताया है ना उस दिन सर ने मेरे ख्याल में। ये तो होता है, पर ये बैकग्राउंड पे है ना, इस वजह से उससे बेहतर है। अगर मैं डायरेक्ट इंसर्ट करूँगा ना तो वो ज़्यादा हैवी होगी, ये डिव के बैकग्राउंड पे डिव जल्दी से लोड कर देगा।